हेलो दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस के एक और टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा सीआरआर और एसएलआर। टॉपिक है हमारा सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर क्या होता है और एसएलआर क्या होता है और बैंकों को कितना कितना ये जो है मेंटेन करना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सीआरआर होगा आपका कैश रिजर्व रेशो। अब कैश रिजर्व रेशो क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कोई बैंक है जिसके पास एक कस्टमर ने 100 रुपये डिपॉजिट किए। कितने डिपॉजिट किए? 100 रुपये। ये 100 रुपये का नोट है, ठीक है। तो बैंक के पास 100 रुपये आ चुके हैं, ठीक है। 100 रुपये बैंक के पास आ गए हैं। अब क्या बैंक इस 100 रुपये को पूरा का पूरा, मान लीजिए इस कस्टमर का नाम था ए ने बैंक के पास 100 रुपये डिपॉजिट किए, ठीक है। और क्या ये जो बैंक है, बैंक का नाम मान लीजिए एसबीआई रख लेते हैं हम। एसबीआई बैंक इस 100 रुपये को पूरा का पूरा किसी बी कस्टमर को लोन के तौर पे देता है। मान लीजिए बी नाम का एक कस्टमर आके बोल रहा है कि मुझे 100 रुपये चाहिए लोन के लिए, तो क्या ये पूरे के पूरे 100 रुपये जो है बैंक बी को दे सकता है? क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर है नो। पूरा पैसा बैंक नहीं दे सकता। जो भी पैसा होता है उसमें से बैंकों को सीआरआर और एसएलआर रखना पड़ता है। तो वही हमारा सीआरआर। अब सीआरआर क्या होता है? सीआरआर एक सर्टेन परसेंटेज होता है, ठीक है। आपके जितना भी पैसा मिला, जैसे 100 रुपये मिला, तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज होता है जो कि बैंकों को रखना पड़ता है। किसके साथ? आरबीआई के साथ। आप लोग जानते हैं एक सेटलमेंट अकाउंट होता है। हर बैंक, जितने भी बैंक है, मान लीजिए एसबीआई है, आईसीसीआई है, एचडीएफसी, तो हर बैंकों ने अपना खाता कहाँ खुलवाया होता है? आरबीआई में खुलवाया होता है। किस लिए? सेटलमेंट के लिए। कैसे सेटलमेंट? जैसे आप लोग जानते हैं ना, एटीएम आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग एसबीआई का एटीएम लेके जाते हैं और एसबीआई के एटीएम को आप कहीं पे भी आईसीसी के एटीएम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एसबीआई का एटीएम आपने डाला और आपको आईसीसी के एटीएम से, जो एटीएम मशीन थी वो आईसीसी वाली थी, जो दुकान थी आपकी एटीएम वाली वो आईसीसी की थी, पर आपका एटीएम जो कार्ड था वो एसबीआई का था, तो आप फिर भी पैसा निकाल पाते हैं। तो वो इसी वजह से होता है कि हर बैंकों का जो सेटलमेंट अकाउंट होता है ना आरबीआई के साथ, तो वहां पे सेटलमेंट चलती रहती है। जैसे मान लीजिए आप एसबीआई का कार्ड लेके गए और आपने 10,000 रुपये निकाल लिए, तो आईसीसी बताएगा सेटलमेंट वाले अकाउंट में आरबीआई को कि आपके कस्टमर ने 10,000 रुपये निकाले हैं। तो एसबीआई क्या करेगा? कस्टमर का अकाउंट 10,000 रुपये से डेबिट करेगा और आईसीसी को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहता है और साथ में जो कमीशन है आईसीसी का वो भी एसबीआई को पे करेगा। तो इस पर्पज के लिए सेटलमेंट अकाउंट रहता है। तो यानी हर बैंकों का आपस में सेटलमेंट कराना है या बैंकों को कुछ भी अपना पैसा आरबीआई के साथ रखवाना है, तो उस पर्पज के लिए सेटलमेंट अकाउंट होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीआरआर की। सीआरआर क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि 100 रुपये तो जो है बैंक के पास है, पर उस 100 रुपये के जो है उसको बैंक पूरा का पूरा लोन के तौर पर नहीं दे सकता। क्यों? रिस्क फैक्टर। अगर मान लीजिए 100 रुपये का पूरा पैसा लोन के तौर पे दिया तो पूरा का पूरा पैसा डूब गया, तो आरबीआई क्या बोलता है कि ये पैसा बैंकों का नहीं है, ये जनता का पैसा है, ठीक है। तो जनता के पैसे को सेव करना आरबीआई का सबसे परम कर्तव्य है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आरबीआई के लिए यही होती है कि जनता के पैसे को सेव करे। तो सीआरआर और एसएलआर भी एक तरीका है। इसमें क्या होता है कि जैसे सीआरआर का एक परसेंटेज जो है आरबीआई डिसाइड करता है। मान लीजिए 4% है, ये भी क्वार्टरली बेसिस पे डिसाइड होता है। मान लीजिए आरबीआई ने बोला 4% आपका सीआरआर, ये भी चेंज होता रहता है। जब भी आपका एग्जाम है तो सीआरआर एसएलआर रेट क्या है वो आप देख के जाइए, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए 4% है, तो जो 100 रुपये है, 100 रुपये में से 4 रुपये जो है बैंकों को आरबीआई के पास जो सेटलमेंट खाता है ना उसमें रखवाने पड़ेंगे, और इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि बैंक आरबीआई के पास पैसे रखवा रहे 4%। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 100 रुपये का 4% हो गया 4 रुपये। तो ऐसा नहीं कि 4 रुपये में आरबीआई जो है बैंकों को कोई इंटरेस्ट पे करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। वही हमारा सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो, और ये हमेशा कैश की फॉर्म में, मतलब अकाउंट ट्रांसफर पैसे की फॉर्म में आप रखवा सकते हैं। इसको गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में अलाउ नहीं है। अभी हम देखेंगे एसएलआर, ठीक है। वो आप गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, बट सीआरआर को सिर्फ और सिर्फ आप कैश, इसके नाम में ही है ना कैश, तो इसको गोल्ड या किसी और लिक्विड सिक्योरिटी की फॉर्म में आप नहीं रख सकते, सिर्फ ये कैश की फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। और ये आप खुद के पास नहीं रख सकते। जैसे एसएलआर को तो क्या है, बैंक खुद के पास भी रख सकते हैं, बट सीआरआर के केस में ऐसा नहीं। सीआरआर आपको क्या करना पड़ेगा? बैंक के पास ही यानी आरबीआई के पास ही रखना पड़ेगा। द परसेंटेज ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू बी kept in reserve बाय अ बैंक टोटल डिपॉजिट। जैसे 100 रुपये का डिपॉजिट है, उसमें से कुछ परसेंटेज जो है कैश की फॉर्म में आपको रखना पड़ता है, वही आपका कैश रिजर्व रेशो। बैंक हैज टू मेंटेन दिस विद आरबीआई, तो बैंकों को ये आरबीआई के पास जो खाता है ना वहां पे ट्रांसफर करना होता है। बैंक डू नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट, तो इस पैसे में बैंकों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं अर्न होता है। तो वो है आपका कैश रिजर्व रेशो। सेकेंड टॉपिक है हमारा एसएलआर यानी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो हमने इसी कस्टमर की बात की थी, जो भी इसका पैसा था उसमें से 4% मान लीजिए उसने सीआरआर रखा, कुछ और पैसा इसको एसएलआर के तौर पे भी रखना होता है। तो यानी जो भी डिपॉजिट है, तो डिपॉजिट के 2 हिस्से बैंकों को अलग से करके रखने पड़ते हैं। कौन सा? एक हिस्सा है सीआरआर और दूसरा है एसएलआर। यानी बैंकों को 2 चीजें मेंटेन करनी पड़ती है डिपॉजिट में। एक है आपका सीआरआर जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दूसरा हमारा एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो जो 100 रुपये है, 100 रुपये में से 4 रुपये तो आपका सीआरआर के तौर पर अलग से हो गए, उसमें से आपका एसएलआर गवर्नमेंट जो है क्वार्टरली बेसिस पे जो है आरबीआई बताती है कि कितना एसएलआर है। मान लीजिए अभी की अगर हम बात करें तो 18% है, तो यानी
100 रुपये का अगर हम लोग 18% निकाले एसएलआर तो ये आ जाएगा 18 रुपये, यानी 18 रुपये जो है बैंकों को रखना पड़ेगा एसएलआर के फॉर्म में। बट एसएलआर का 18 रुपये बहुत बड़ा है, तो उसको सिर्फ कैश की फॉर्म में नहीं रखना, आपके पास गोल्ड है उस फॉर्म में रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से उस फॉर्म में रख सकते हो, तो जो वैल्यू है वो 18 रुपये के बराबर आ जानी चाहिए। ठीक है, तो वही आपका स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो। तो जो नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज होती है बैंकों की, तो उसका कुछ परसेंटेज आपको लिक्विड एसेट जैसे कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, कैश हो गया, गोल्ड हो गया, किसी भी फॉर्म में आप रख सकते हैं। और जो अपना स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है ना, तो आरबीआई टाइम टू टाइम जो है क्वार्टरली बेसिस पर डिसाइड करता है, और इसकी हेल्प से बैंकों का जो लोन है, बैंक क्रेडिट मतलब बैंकों का जो लोन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है आरबीआई। जो लोन का एक्सपेंशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कैसे? जब एसएलआर बढ़ जाएगा, मान लीजिए 18 से बदले 20 हो जाएगा, तो बैंकों को 20 रुपए जो है रखने पड़ेंगे, तो इसलिए वो कम लोन दे पाएगा, तो जनता को देने के लिए पैसा कम बचेगा। तो एसएलआर और सीआरआर भी आरबीआई के टूल्स है, आरबीआई के हथियार है, जिसकी हेल्प से वो मार्केट में लिक्विडिटी को मतलब पैसे के सप्लाई को कंट्रोल करके रखते हैं। क्योंकि लोगों के पास बहुत सारा पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे? खर्च करेंगे, तो इससे इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज को आरबीआई कंट्रोल करने की जिम्मेदारी लेता है, और उसी के तहत वो सीआरआर और एसआर को घटाता बढ़ाता रहता है। आरबीआई देखते हैं मार्केट में क्या कंडीशन है, उस हिसाब से सीआरआर एसएलआर को घटाता है। अब जैसे कोविड के टाइम पे लोगों की जॉब कुछ भी नहीं थी, तो उस टाइम पे एसएलआर काफी बढ़ा दिया था, सॉरी घटा दिया था। और क्योंकि तब लोगों के पास जॉब नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो मार्केट में पैसा लाने के लिए बैंक जैसा तो पैसा लोन के तौर पे मार्केट में दे, तो आरबीआई ने एसएलआर घटाया था ताकि बैंकों के पास ज्यादा पैसा बचे। क्योंकि जितना ज्यादा एसएलआर रखेगा तो बैंकों के पास पैसा कम बचेगा जनता को लोन देने के लिए। जितना कम एसएलआर होता जाएगा, ये तो मैंने सिंपल 100 रुपए का एग्जांपल बताया, यहाँ पे बात हजारों और लाखों करोड़ों की आ जाती है। ठीक है, करोड़ों करोड़ मतलब 1000 करोड़ 10,000 करोड़ इतने बड़े वैल्यू की बात आती है, तो वहां पे 1% 0.25% बढ़ने घटने से बहुत हजारों करोड़ रुपए का फर्क पड़ जाता है। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए 100 रुपए का एग्जाम्पल दिया। 18 रुपए तो देखने में लग रहा है 18 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा, बट इसके पीछे आप करोड़ लगा दीजिए, 100 करोड़ 18 करोड़, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे पड़ जाता है। मार्केट की लिक्विडिटी को, मार्केट में जो बैंक लोन दे रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए काफी ये हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर हम अभी की बात करें, ये 18% है। ठीक है, अगर हम दिसंबर 2023 की बात करें तो एसएलआर आपका 18% है, और आरबीआई के पास पूरी पावर है कि इसको 40% तक भी बढ़ा सकते हैं। अगर उसको लगता है कि इकोनॉमी के लिए ये जरूरी है तो 40% भी बढ़ा सकता है। यानी जब मार्केट में बहुत लिक्विडिटी हो जाएगी, ठीक है, सबके पास पैसा ही पैसा होगा, तो आरबीआई जो है इसको 40% कर देगा। तो 40% करने से क्या होगा? 100 रुपए में से मान लीजिए 4 रुपए तो सीआरआर के चले गए। अगर मान लीजिए 40% हो गया, तो 100 में से 40 रुपए बैंकों को एसएलआर के नाम पे रखने पड़ेंगे, तो जनता को देने के लिए यहाँ पे कुछ 56 रुपए ही बचेंगे, कम पैसा बचेगा ना, 56 रुपए। तो मार्केट में लोन देने के लिए बैंकों के पास कम पैसा बचेगा, और लोगों को बैंक कम लोन दे पाएगा। इसकी वजह से मार्केट में जो ऑलरेडी इतना लोगों के पास पैसा है, इतनी लिक्विडिटी, उसको आरबीआई जो है कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, तो पावर दी गई है कि एसएलआर को मैक्सिमम 40% तक बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ पे लिखा भी है कि एसएलआर जो है यूज किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन मतलब क्या है? महंगाई। चीजें, लोगों के पास जितने ज्यादा पैसे होंगे उससे वो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। डिमांड, देखिए इन्फ्लेशन का लोगों के पैसों से क्या मतलब है? इसका बिल्कुल सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके पास पैसे हैं, तो आपके पास, लोगों के पास पैसे आएंगे तो लोग क्या करेंगे? पैसे को खर्च करना पसंद करेंगे। तो खर्च करेंगे तो क्या करेंगे? आप दुकान में जाओगे, कुछ सामान खरीदोगे, तो आप क्या करोगे? डिमांड करोगे, जैसा चीजों की डिमांड करोगे। डिमांड करने से क्या होता है कि चीजें तो उतनी है मार्केट में, सप्लाई उतनी है, पर आपके डिमांड करने से क्या हो रहा है कि उसका रेट बढ़ना शुरू हो गया। रेट बढ़ना, महंगाई बढ़नी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी होती है, आपके पैसों की सप्लाई और इन्फ्लेशन, महंगाई। ठीक है, तो अगर आपके पैसों की सप्लाई को कंट्रोल किया जाए, आपको लोन देने से रोका जाए, या कम लोगों को लोन दिया जाए, या हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन मिले, तो लोग कम से कम पैसा उनके पास होगा, फिर मार्केट से डिमांड भी कम करेंगे, जो सप्लाई है उसको उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और चीजों की जो महंगाई है उसको भी कंट्रोल किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। तो ये आपका सीआरआर और एसएलआर, यानी जो भी बैंकों की नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज है, जो भी बैंकों का डिपॉजिट है, उसमें से कुछ पैसा बैंकों को सीआरआर के तौर पर रखना होता है, और ये बैंकों का जो आरबीआई में खाता है ना, वहीं पे रख सकते हैं। एसएलआर मतलब जो पैसा बच गया था, जैसे हमने 100 रुपए में से 4 रुपए तो सीआरआर के लिए रखे, तो जो 100 रुपए है उसी में से आपका जो नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज है, उसी में से आपका एक सर्टेन परसेंट आपको एसएलआर की फॉर्म में रखना होता है। सीआरआर तो हमें सिर्फ कैश की फॉर्म में रखना है, एसएलआर हम लोग कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। तो वो जगह हमारा एसएलआर। इसमें डिफरेंस भी देख लेते हैं, सीआरआर और एसएलआर में डिफरेंस क्या है। बोथ सीआरआर एंड एसएलआर आर इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ आरबीआई, तो दोनों आरबीआई के ही इंस्ट्रूमेंट है टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द हैंड ऑफ बैंक दैट दे पम्प। तो बैंकों के पास जो पैसा है, जो लोन के तौर पे मार्केट में डालते हैं, तो उसको कंट्रोल करता है आरबीआई इन दो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, बैंकों के पैसे के सप्लाई को कंट्रोल करना चाहिए, तो इसको बढ़ा देते हैं।
इसको बढ़ाने से क्या होगा कि बैंकों का ज्यादा पैसा सीआरआर और एसएलआर को पूरा करने में लग जाएगा और मार्केट में लोन के तौर पे देने के लिए बैंकों के पास कम पैसा बचेगा। ठीक है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो है, तो जो बैंकों को जो पैसा होता है उसमें से कुछ परसेंटेज जो है, जो टोटल डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज जो है कैश की फॉर्म में रखना होता है। एसएलआर है आपका स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और ये जो है बैंकों को कुछ परसेंट रखना पड़ता है, पर इसको आप कैश, गोल्ड या किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में रख सकते हैं। तो एसएलआर में ये फायदा है, सीआरआर में सिर्फ कैश की फॉर्म में रखना है, यहाँ पे कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कई सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, सीआरआर कंट्रोल लिक्विडिटी इन इकोनॉमी वाइल एसएलआर रेगुलेट क्रेडिट। तो जो आपका सीआरआर है कैश, ये लिक्विडिटी को जो है कंट्रोल करता है, और जो एसएलआर है वो क्रेडिट मतलब बैंकों का जो लोन है उसको कंट्रोल करता है। वाइल बैंक देमसेल्फ मेंटेन एसएलआर इन लिक्विड फॉर्म, सीआरआर इज विद। तो जो एसएलआर है बैंक खुद के पास भी रख सकता है, जैसे गोल्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, बैंक खुद के पास भी रख सकता है, आरबीआई के पास भी रख सकता है, बट सीआरआर को जो है आरबीआई के पास जो खाता होता है वही रखना पड़ता है। तो सीआरआर को आरबीआई के साथ ही बैंकों को मेंटेन करना पड़ता है, बट एसएलआर को बैंकों को खुद के पास ही रखना होता है, या मतलब एसएलआर में दो ऑप्शन है, या तो बैंक खुद भी रख ले या आरबीआई के पास भी रखवा ले, लेकिन सीआरआर में कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास ही रखना होता है। यही डिफरेंस है सीआरआर और एसएलआर में। सीआरआर के लिए कैश के लिए होता है, एसएलआर कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से गोल्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, एसएलआर को आप 40% तक बढ़ा सकते हैं, और एसएलआर को बैंकों को खुद के पास या आरबीआई किसी के पास भी रख सकते हैं, बट सीआरआर को सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास ही रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके साथ ये वाला टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। आने वाली वीडियो में कुछ और बैंकिंग अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।